नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम कवर करेंगे प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ऑफ ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, जिसका विषय है आंकड़ों का परिक्रमण एवं विषयक मानचित्र। इसमें आज हम आंकड़ों के बारे में जानेंगे कि आंकड़े क्या हैं, भौगोलिक आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रकार क्या हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं और आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं और विश्लेषण करने के लिए कौन कौन सी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इस सारी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। उन्नति करने के कारण ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में बहुत सारी विविधताएं आई हैं, यानी अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मनुष्य कर रहा है। इसके साथ साथ उनका विस्तार भी हुआ है, यानी आर्थिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ा है और मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप करने की कुशलता में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हमारी सूचनाएं भी, उन सभी चीज़ों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनमें भी वृद्धि हुई है, यानी हमारे पास बहुत सारी सूचनाओं का भंडार आज के समय आ चुका है। मनुष्य की क्रियाओं के साथ क्या संबंध है, या वहाँ मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उसके साथ क्या संबंध है, और आने वाले समय में यह अंतर क्रिया किस प्रकार से होगी, यानी किस प्रकार से ये आंकड़ों के आधार पर वहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो ऐसी दशा में कोई भी भूगोलवेता या समाज विज्ञानी ये नहीं चाहता कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं केवल उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें, बल्कि सभी चाहते हैं कि उनका विश्लेषण भी किया जाए, यानी आंकड़ों के आधार पर पहले क्या थे, किस प्रकार की दशा थी वहाँ पर और उसके बाद किस प्रकार के बदलाव वहाँ पर आए हैं, इन सब का विश्लेषण भी मनुष्य करना चाहता है या भूगोलवेता करना चाहता है। और विश्लेषण करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का या विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र और आरेखों का प्रयोग करता है। इन सभी मानचित्रों और रेखाचित्रों के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़े जिसको हम डाटा कहते हैं, और उसी डाटा के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो भौगोलिक डाटा, क्योंकि हम भूगोल से संबंधित अपना अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि भौगोलिक आंकड़े किसे कहते हैं, यानी ज्योग्राफिकल डाटा किसे कहते हैं। तो किसी भी लक्षण के बारे में या किसी भी घटना के बारे में जब हमें मात्रात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी संख्याओं के रूप में हमें उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो उसे हम उन संख्याओं को भौगोलिक आंकड़े कहते हैं। क्योंकि भूगोल में हम मनुष्य और प्रकृति दोनों के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, इसलिए मनुष्य से जुड़े हुए और प्रकृति से जुड़े हुए सभी आंकड़े भौगोलिक आंकड़े कहलाते हैं। संक्षेप में हम देखें तो भौगोलिक आंकड़े सूचना का वह समूह है जिसमें किसी तत्व की अन्य तत्वों के संदर्भ में कालिक एवं स्थानिक वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। भौगोलिक आंकड़े बहुत ही विस्तृत होते हैं, जैसे कि सौरमंडल से संबंधित, भू आकार से संबंधित, उच्चावत संबंधित, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल, कृषि, पशुधन, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या व मनुष्य के अधिवास से संबंधित जितने भी प्रकार के आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों को हम क्या कहेंगे? भौगोलिक आंकड़े कहेंगे। अब बात आती है कि आंकड़े कितने प्रकार के हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े और नंबर 2 द्वितीयक या गौण आंकड़े। प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा। तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जब शोधकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का उसको शोध करना है, जिसके ऊपर उसको कुछ निष्कर्ष निकालना है, तो वहां जाकर जब वह मौलिक रूप से स्वयं आंकड़े इकट्ठे करता है तो उन आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटाज कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के लिए वह कई विधियां अपनाता है। नंबर 1 जैसे सर्वेक्षण, यानी स्वयं जाके वो सर्वे करता है उस फील्ड में, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है, वहाँ की पूरे जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए उसको किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो वह क्या करेगा? प्रत्येक व्यक्ति से स्वयं जाकर पूछताछ करेगा, उनके साथ साक्षात्कार करेगा। साक्षात्कार करने के लिए वह क्या करता है? कुछ क्वेश्चन बनाता है। उन क्वेश्चन को ही वो सभी लोगों से पूछेगा, उनके आंसर वो पूछने की कोशिश करता है। कुछ विशेष बातों का ध्यान भी वह रखता है, जैसे कि जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनकी भाषा सरल होनी चाहिए, या कुछ ऐसे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग वो ना करे, या उसमें ऐसी कोई बातें ना हो जिससे कि सामने वाले के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचे। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियों को बरतते हुए वह उन एम्प्लॉय से जाके अपने डाटा इकट्ठे करता है। तीसरा हो सकता है प्रश्नावली विधि। शोधकर्ता क्या करता है? कुछ क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चनेयर तैयार करता है और उसको
लोगों से भरवाने की कोशिश करता है, यानी उनके पास भेजता है। कई बार उसके आसपास हो तो वहाँ से वो फिल करवा सकता है, लेकिन कई बार अगर वो दूर है तो वो डाक के जरिए भी अपनी प्रश्नावली को भेज सकता है और रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा नीचे कि मेरी ये प्रश्नावली है, कृपया करके इनको भेजने का, भरकर वापस भेजने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चनेयर तैयार करके यानी प्रश्नावली विधि से भी अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। चौथा, अन्य विधियां कुछ हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको किसी भी एरिया के अंदर वहाँ की मिट्टी का सर्वेक्षण करना है कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, या फिर वहाँ की पानी की गुणवत्ता का उसको अध्ययन करना है कि पानी की गुणवत्ता कितनी है। तो उन सब के लिए वहाँ जाकर वह फील्ड से कुछ सैंपल ला सकता है, उन सैंपल की वो लैब में जाके, लेबोरेटरी में जाके स्वयं जाँच करवा सकता है। तो ये कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा शोधकर्ता प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करता है। नंबर 2 है द्वितीयक या गौण आंकड़े, यानी वे आंकड़े जो कि पहले किसी ने तैयार कर रखे हैं, पहले किसी ने कलेक्ट कर रखे हैं, पहले किसी ने इकट्ठे कर रखे हैं, और दूसरा शोधकर्ता उन्हीं आंकड़ों का जब प्रयोग करता है तो उसे द्वितीयक या गौण आंकड़े कहते हैं। मान लीजिए किसी संस्था ने किसी विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं और मुझे अपना शोध उसी विषय पे करना है और मैं जाके वहाँ से उनके आंकड़ों को प्राप्त करती हूँ, तो मेरे लिए वो आंकड़े क्या हैं, द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक या गौण आंकड़े कब प्रयोग किए जाते हैं, जब हमारे सर्वे करने का अक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी मान लीजिए हमें नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना कोई शोध करना है, तो यह बहुत ही असंभव हो जाता है कि हम पूरे एरिया में जाके अपने आंकड़ों को स्वयं इकट्ठा करें, क्योंकि यह खर्चीला भी होगा और इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या करता है शोधकर्ता कि पहले से कुछ संस्थाओं ने कुछ आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, तो वहाँ से वो आंकड़े प्राप्त कर लेगा और उनके द्वारा अपना शोध कार्य पूरा करेगा। तो उन आंकड़ों को द्वितीयक या गौण आंकड़े कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ निजी संस्थाएं भी हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कि द्वितीयक या गौण आंकड़े प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं जनगणना विभाग, भारत व राज्यों के सांख्यिकी सारांश, या राष्ट्रीय सैंपल सर्वे रिपोर्ट, या कृषि विभाग के आंकड़े। इस प्रकार के बहुत सारी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं जो कि उन विभागों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठे करती है। अब बात आती है कि ये आंकड़े कुछ पब्लिश भी हो सकते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, यानी प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं। प्रकाशित आंकड़े कौन से होंगे, जो किसी मैगजीन में या किसी बुलेटिन में या समाचार पत्रों के द्वारा या किसी भी माध्यम से जो संस्था अपनी प्रकाशित करती, पब्लिश करती है, आम जनता उनको देख सकती है, उन्हें प्रकाशित आंकड़े कहेंगे। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कुछ आंकड़ों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इकट्ठा करवाती हैं लेकिन उनको पब्लिश नहीं करती, तो उसे अप्रकाशित आंकड़े कहेंगे। लेकिन शोधकर्ता चाहे वो प्रकाशित आंकड़े हैं या अप्रकाशित किसी का भी प्रयोग करता है तो वो द्वितीयक या गौण आंकड़े ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अप्रकाशित आंकड़े हैं तो वो गौण आंकड़े नहीं होंगे, वो भी दूसरा व्यक्ति जब उनको प्रयोग करेगा तो उसके लिए वह गौण आंकड़े ही कहलाएंगे। तो ये आपने देखे आंकड़ों के प्रकार और आंकड़ों के स्रोत। तो प्राथमिक आंकड़े प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। एक और स्रोत है जो महत्वपूर्ण है और जिसके द्वारा बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, वह है मानचित्र। तो मानचित्र भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि प्रकाशित करती हैं मानचित्रों को, और मानचित्रों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कि नंबर 1 है भारत का सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया, और नंबर 2 है राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन। ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो कि मानचित्रों का प्रकाशन करती हैं। वैसे तो निजी संस्थाएं भी बहुत सारी जो कि प्रकाशन करती हैं, लेकिन ये 2 सरकारी संस्थाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा या बड़ी मात्रा में मानचित्रों का प्रकाशन करती हैं। इसमें भारत का सर्वेक्षण विभाग मुख्य रूप से टोपोग्राफिक सीट्स यानी स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन करती है, और राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन जो है वो विषयक मानचित्रों का प्रकाशन करता है। हम यहाँ एक तालिका दे रहे हैं आपके सामने जिसमें अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का विश्लेषण। सभी संख्याएं आंकड़े नहीं होते। जैसे हमने कह दिया कि फला आदमी ने 5 रोटियां खाई, या कह दें कि वो 2 घंटे पढ़ाई, फला आदमी ने 2 घंटे पढ़ाई की, या 5 घंटे कोई सोया है, या उसने 2 घंटे कार्य किया, तो इससे आप देखोगे कि ये क्या बता रहे हैं,
कुछ भी निष्कर्ष इससे नहीं निकल रहा। इट मीन्स ये संख्याएं हैं, ये आंकड़े नहीं हैं। जब हम बात करें कि मोहन ने 2 घंटे पढ़ाई की और सोहन ने 1 घंटे पढ़ाई की, तो उससे हमें क्या है पता चलता है, निष्कर्ष निकलता है कि सोहन ने कम घंटे पढ़ाई किया, कम समय तक पढ़ाई की, और मोहन ने ज़्यादा समय पढ़ाई की। तो दोनों की तुलना हो सकती है। इस प्रकार की जब संख्याएं होती हैं तो वो संख्याएं आंकड़े कहलाती हैं। इसका अर्थ है कि सभी मात्रात्मक जो संख्याएं होती हैं वो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जितने भी आंकड़े हैं वो सारी मात्रात्मक संख्याएं होती हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक है गुणात्मक और एक है मात्रात्मक। गुणात्मक आंकड़े जैसे कि किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई या किसी स्थान पर कम बारिश हुई। और मात्रात्मक आंकड़े कौन से होते हैं कि ए स्थान पर आज 110 मिलीमीटर बारिश हुई, बी स्थान पर 20 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इस प्रकार की जब सूचना हमें प्राप्त होती है तो उसको हम मात्रात्मक आंकड़े कहेंगे, और जब बहुत तेज बारिश हुई या कम बारिश हुई उसे हम गुणात्मक आंकड़े कहेंगे। तो गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग सांख्यिकीय विधियों में नहीं किया जाता, जबकि सांख्यिकीय विधियों के विश्लेषण के लिए केवल और केवल मात्रात्मक जो आंकड़े हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं आंकड़ों का विश्लेषण कि किसी भी शोध कार्य के लिए शोधकर्ता क्या करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, और आंकड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना निष्कर्ष निकालने के लिए उसका आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के लिए वो कुछ विधियों से, कुछ स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे कि नंबर 1 है आंकड़ों का संकलन। संकलन यानी इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना। अपना शोध कार्य शुरू करने के लिए सबसे पहले वो अपना उद्देश्य चुनेगा कि किस विषय के ऊपर उसको शोध करना है, उसका उद्देश्य क्या है, और उससे संबंधित फील्ड का चयन करेगा कि किस फील्ड से संबंधित मेरे को अपना शोध करना है। फिर वहां जाकर वह अपने आंकड़े इकट्ठे करता है। इकट्ठे करने के लिए जैसे आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के आंकड़े वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि वो आंकड़े कैसे होने चाहिए, वो आंकड़े सही आंकड़े होंगे तो ही उसका निष्कर्ष सही निकलेगा। अगर पहले ही आंकड़े गलत होंगे तो उसका निष्कर्ष भी गलत निकलेगा। तो सबसे पहली बात है कि अपने शोध से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़ों का इकट्ठा कर लेना। जब आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है आंकड़ों का परिकलन। आंकड़ों का परिकलन क्या होता है कि आंकड़ों का अवलोकन करना। जितने भी उसने आंकड़े इकट्ठे किए उसमें बहुत सारे आंकड़े ऐसे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी में बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करके ले आता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से अपने आंकड़े रख लेता है, बाकी आंकड़ों को हटा देता है। फिर भी उसके पास जो आंकड़े हैं वो ऐसी संख्या में बहुत विस्तार से उसके पास रह जाते हैं, तो उसको भी क्या करता है, वह छोटे रूप में लेके आता है। छोटे रूप में लाने के लिए वह उन आंकड़ों का या तो औसत निकालेगा, या उसका प्रतिशत निकालेगा, या उसका घनत्व निकालेगा, और इस प्रकार से उन आंकड़ों को छोटे रूप में और तुलना के लायक कर लेता है। उसे कहेंगे आंकड़ों का परिकलन, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है। परिकलन के बाद आता है आंकड़ों के वर्गीकरण का स्टेप। वर्गीकरण में क्या होता है कि सभी आंकड़ों को समय, स्थान, आयु तथा मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गों में उनको बांट लिया जाता है, और उसे कहेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। जैसे मान लीजिए हरियाणा में ही जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास हैं, तो हरियाणा में हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के अनुसार के किस वर्ष के हमें आंकड़े लेने हैं, या फिर हमें किस स्थान के आंकड़े लेने हैं, या हमें पुरुषों की जनसंख्या दिखानी है, या हमें स्त्रियों की जनसंख्या दिखानी है। उन सब के हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग बना लेंगे, अलग अलग कॉलम बना लेंगे, उसे कहेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, यानी आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना। व्यवस्थित रखने के लिए सबसे मुख्य काम क्या होता है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना, या तो चढ़ते क्रम में, जैसे पहले छोटा आंकड़ा, फिर बड़ा आंकड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा आंकड़ा, या फिर इसका अपोजिट आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं तो उसे कहेंगे आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। नेक्स्ट है सारणीयन, कि जितने भी आंकड़े हमारे पास हैं अब उन आंकड़ों को ऐसे सारणी के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे जिससे कि एक आम इंसान भी उसको समझ सके। तो उसके लिए हम सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जिसका ये मॉडल आपके सामने है। सारणी के आधार पर ही नंबर 6 है प्रस्तुतिकरण। जैसे हमारी सारणी है, सारणी को हम फिर किसी ग्राफ के द्वारा, रेखा ग्राफ के द्वारा, या फिर विषयक मानचित्र के द्वारा उसको दिखाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए और एक आम इंसान भी इसको आसानी से समझ सके। इतना प्रोसेस होने के बाद फिर उसका विश्लेषण करने के लिए, यानी उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, उसका कंक्लूजन करने के लिए हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। नंबर 1 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होता है कि जितने भी हमारे पास आंकड़े पूरी एक सीरीज है, सीरीज के लिए हम एक ही ऐसा आंकड़ा निकाल लें जो कि हमारी पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए आपकी क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थियों कितने कितने अंक हमारी वार्षिक परीक्षा में आए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं सभी विद्यार्थियों के अंक को जोड़ लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय कितने में से आए हैं और गुना में हम 100 कर देंगे यानी प्रतिशत निकाल लेंगे, तो उसका हमें एक ही आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ए क्लास के अंदर या ए कक्षा के अंदर 60% रिजल्ट रहा, बी कक्षा का रिजल्ट हमारा 75% रहा, तो आसानी हो जाती है हमें तुलना करने में। तो इसे कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी पूरी सीरीज का, पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व एक ही आंकड़े द्वारा हो जाता है, एक ही संख्या के द्वारा हो जाता है। और इसको निकालने की भी 3 विधियां हैं हमारे पास। समांतर माध्य जिसको हम अंक गणितीय माध्य भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। नंबर 2 है मध्यिका और नंबर 3 है बहुलक। ये सभी हम आने वाली जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए आज के लिए हम इतना ही इसको याद रख लेते हैं। नंबर 2 है विक्षेपण के माप। मान लीजिए हमने एवरेज तो निकाल ली, लेकिन हो सकता है इसमें एक बच्चे के मार्क्स हों 40%, दूसरे बच्चे के मार्क्स हों 95%, तो क्या हुआ, यह इसका सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। उसके लिए हम देखेंगे कि माध्य से, यानी माध्य से कोई भी आंकड़ा कितनी दूरी पर है, कितना विचलन है उसका इसके साथ, तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं विक्षेपण के माप, जिसमें कि कुछ विधियां हैं जैसे परिसर जिसको रेंज कहते हैं, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, लोरेंच वक्र आदि। इन सारी विधियों का प्रयोग करके हम विक्षेपण के माप निकालते हैं। नंबर 3 है संबंधों के माप, यानी कोई भी सीरीज, 2 सीरीज मान लीजिए हमारे पास हैं, तो एक में अंतर आने से या एक में बदलाव होने से क्या दूसरे में भी बदलाव होता है, और क्या दोनों में पॉजिटिव बदलाव होते हैं या दोनों में नेगेटिव चेंजेस आते हैं, तो किस प्रकार के चेंजेस आए, 2 सीरीज के अंदर क्या संबंध है, क्या एक में बढ़ोतरी होने से दूसरे में कमी होती है या एक के बढ़ने से दूसरी सीरीज भी बढ़ती है, तो क्या संबंध 2 श्रेणियों के बीच में है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सूचकांक या निर्देशांक तथा समासरण या रिग्रेशन का प्रयोग भी सांख्यिकीय विधियों में किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस करता है शोधकर्ता अपने शोध के निष्कर्ष निकालने के लिए। तो ये देखिए आपने जानकारी आंकड़ों के बारे में कि भौगोलिक आंकड़े किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आंकड़ों के स्रोत क्या है, उसकी विश्लेषण की विधियां क्या हैं, और इसी प्रकार से कौन कौन सी सांख्यिकीय विधियां आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए या इस लेसन को और आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।